साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? साइबर क्राइम में कैसे पहुंचती है पुलिस अपराधी तक? ये आज के डिस्कस का एक कंसर्न है। और अगर आप किसी साइबर मामले में गलत रूप से फंस गए हैं और आप चाहते हैं बेल को मूव करना, तो किन-किन पैरामीटर्स को जो है ध्यान रखना होगा, ये आज के डिस्कस के इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं। साथियों, बात की मैं शुरुआत करूँ, एक एग्ज़ाम्पल अपन लेंगे। उससे अपने को जो एक कॉन्सेप्ट है ईज़िली क्लियर हो जाएगा और अपन इफेक्टिवली जो है वर्कआउट कर पाएँगे। साथियों, एक व्यक्ति था, उसका नाम था मिस्टर एम। बहुत सुलझा हुआ, समझदार, पढ़ा-लिखा व्यक्ति। इसके माइंड में एक स्कीम आई, क्यों ना बनाया जाए कॉल सेंटर। अब कॉल सेंटर बनेगा तो उसमें कंप्यूटर भी होंगे, लैपटॉप भी होंगे, मोबाइल भी होंगे, कनेक्शन भी होगा इंटरनेट का, तमाम वो चीज़ें होंगी जिसके ज़रिए आप लोगों से संपर्क कर सकते हैं। क्लियर है बातें? तो इसने एक कॉल सेंटर जो है ओपन किया। जो कंसर्न लड़के थे, लड़कियाँ थी, उनको अपॉइंट किया और अपना वर्कआउट जो है शुरू किया। सूचना मिलती है साइबर टीम को कि ये बेसिकली स्कैम कर रहे हैं। ये लोग करते क्या थे, कॉल कर रहे थे अमेरिका में, दिमाग देखो इन लोगों का। और उनसे कह रहे थे कि भई हम फला-फला इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहे हैं और इंश्योरेंस कंपनी जो है आपके लिए बेहतर स्कीम लेके आई है रिगार्डिंग द इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस जो है बेच गए, पैसा उनसे ले गए और जब उनको आया मेडिकल इश्यू, तो उन्होंने अपना चिराग घिसा मतलब इंश्योरेंस क्लेम के लिए अप्लाई किया, तो मालूम पड़ा चिराग में जिन ही नहीं है, खाली है कि चिराग भाई। तो वहाँ से फ्रॉड जो है पकड़ा गया और अल्टीमेटली कंसर्न पुलिस ने धर दबोचा आरोपियों को। अब आपके माइंड में आ रहा होगा चीज़ है कि ये जो आरोपी हैं, उस तक पहुँची कैसे पुलिस? क्योंकि इस केस का जो सरगना है, क्लियर है बातें? उस तक पहुँचना इतना आसान नहीं था। तो कड़ी से कड़ी कैसे जोड़ती है पुलिस? ये सबसे इम्पोर्टेंट है जानना। बेसिकली क्या होता है, एक थ्योरी लेके चलती है साइबर टीम। यहाँ पर थ्योरी क्या थी कि जो कंसर्न कॉल सेंटर है, ये एक फेक कॉल सेंटर है। जिसका ऑब्जेक्ट क्या था कि जो कंसर्न फॉरेनर्स हैं उनको चीट करना और उनसे पैसा जो है एक्सटॉर्ट करना इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ चीटिंग। तो जो इनकी प्रेमाइसिस थी उस पर रेड किया गया और ध्यान रखना कि बगैर सबूत के ये लोग रेड नहीं करते हैं। इनको मालूम है गलत रेड कर दिया और सबूत नहीं मिले तो इनके ऊपर भी काउंटर कार्रवाई हो सकती है। तो सबूत जो है इकट्ठे किए गए। जब ये पहुंचे मौके पे तो इनके तो होश फाख्ता हो गए। अरे ये क्या, यहाँ तो करीबन करीबन 17 लड़कियां काम कर रही हैं, 28 लड़के काम कर रहे हैं। ये सब बैठे हैं घेरा बना करके और संपर्क कर रहे हैं अन्य लोगों से बाय यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इनके पास लैपटॉप भी हैं, इनके पास मोबाइल फ़ोन भी हैं, ऐसे-ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो कभी देखे नहीं गए। इनके पास से मिले वाईफ़ाई कनेक्टर, प्रिंटर, रजिस्टर, इसके अलावा इनके पर्सनल मोबाइलों को भी जो है रिकवर किया गया। अब पुलिस जो है जब पहुँचती है मौके पे, आप सबको मालूम है कि जब ये बच्चे काम कर रहे होते हैं, ये घबरा जाते हैं। अंकल हमने कुछ नहीं किया है, हमको छोड़ दो। हम तो यहाँ नौकरी कर रहे हैं, आप हमको मत मारना। तो पुलिस ने कहा भाई तुमको तो छोड़ देंगे, पर तुम कन्फेशन दो। तो इनके भी जो है कन्फेशन रिकॉर्ड किए गए, जिसके लिए बहुत खूबसूरत नाम जो है यूज़ किया गया हमारे कानून में, जिसको हम कहते हैं डिस्क्लोज़र स्टेटमेंट। मतलब मज़े की बात ये है कि स्टेटमेंट लेते हैं डरा-धमका करके, पर उसमें क्या लिखते हैं कि कंसर्न्ड व्यक्ति विशेष ने अपनी इच्छा से स्टेटमेंट दी। भई मासूम लोगों को अगर आप घेर लोगे, 10 से 12 लोग, तो बेचारा आदमी घबरा ही जाएगा ना, तो उसमें उसकी फ्री विल कहाँ हुई? पर इस पॉइंट को तो आप रख ही नहीं पाते। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि धारा 22 बीएसए को पढ़ के रखो। उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि कोई भी कन्फेशन को अगर ऑब्टेन किया जा रहा है बाय द वे ऑफ इंड्यूसमेंट, थ्रेट और कोर्शन, वो इल्लीगल है। इस तरह के स्टेटमेंट को आप बाद में खंडित भी कर सकते हो, पर इसके लिए एक लिमिटेशन है। ये नहीं कि आप उठ के आ रहे हो 6 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको ये खंडन देना है। इसके लिए करना क्या है, कंसर्न जो कोर्ट है, वहाँ पर जो है आपको आवेदन देना है, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्शन पिटीशन, जिसके लिए हमें निर्भर करना है एक महत्वपूर्ण फैसले पे, जिसका साइटेशन है 2016 एससीसी, पेज नंबर 277। क्लियर हो गया अपने को? अब इसमें से 2 ऐसे लोग पकड़े गए जो थे ओल्ड एम्प्लॉयी। कई ऑफिसों में होते हैं ओल्ड एम्प्लॉयी जिनके पास बहुत सारे राज होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ भी 2 एम्प्लॉयी ऐसे थे जिनके पास कंपनी के राज थे। तो उन्होंने कहा भई हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो बहुत भोले लोग हैं और फेसबुक पे जो है इनका ऐड आया था, हमने तो भई फ़ोन किया और हमको रिक्वायरमेंट थी जॉब की। तो एक मैडम जी का फ़ोन आया, बोले क्या करते हैं जी आप? हमने कहा जी हम ये काम कर सकते हैं और हमारी ये जो है शैक्षणिक योग्यता है। तो अल्टीमेटली हमको जॉब मिल गई, घर वाले भी खुश, हम भी खुश थे। हमें क्या मालूम कि ये कांड हो जाएगा। और जब हमारी ट्रेनिंग हुई, तो हमको ये बताया गया कि आप एक सॉफ्टवेयर का जो है यूज़ करेंगे जिसका नाम है आईबीम और
आप खुद को बताएंगे एम्प्लॉय एक इंश्योरेंस कंपनी का जिसका नाम होगा ओबामा इंश्योरेंस कंपनी यूएसए, और इसके जरिए आप कॉल करेंगे अमेरिकन को। 5 जो है आपको करनी है पॉलिसी, छठी पॉलिसी करोगे तो अलग से मिलेगा इंसेंटिव। तो लग गए भाई सब काम पे। लालच बुरी बला है, ग्रेड भारी पड़ गया। अल्टीमेटली मैंने बताया आपको, उनको पॉलिसी तो बेच गए, पर जब बीमार पड़े वो लोग, उनको इश्यू आए मेडिकल के, तो पॉलिसी होगी लैप्स होगी, वो पॉलिसी थी नहीं कागजों के अंदर। अल्टीमेटली ये मैटर जो है रिपोर्ट हुए, वहाँ से ये लिंक आया एजेंसी के पास में, एजेंसी ने इस बात की जांच करी, फैक्ट्स को वेरीफाई कर लिया और धावा बोल दिया। अब डाटा कलेक्ट हो गया। इसमें इनको ये मालूम पड़ा कि इस केस में जो पुलिस के ऑफिशियल्स हैं वो भी शामिल हैं। इसमें शामिल था एक एसआई जिसका नाम है सतीश कुमार, और उसने भी जो है ब्राइब लिया है। पर ये मालूम कैसे पड़ा? जो अन्य आरोपी थे वहां तक पहुंचे, उनकी भी लिए कन्फेशन, तो उन्होंने कहा भाई देखो, हम तो खुद दे रहे हैं पैसा, तो हमें को जो है गिरफ्तार कर रहे हो, जो दोषी पुलिस वाले उनको भी गिरफ्तार करो। तो उसके स्टेटमेंट लिए और उनसे भी एक नया फैक्ट जो है डिस्कवर हो गया कि एक मोबाइल नंबर जो है सेव था एसआई साहब का, और जो ट्रांजेक्शन्स हुए उनका डिटेल जो है सेव था। एसआई साहब भी गए, हवाला एजेंट भी गए, जो मुख्य आरोपी थे सब जो है इस केस में इन्वॉल्व हो गए। जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस थी इसको जांच के लिए भेज दिया एफएसएल, और अल्टीमेटली एफआईआर जो है दर्ज हुई और जो मुख्य आरोपी था उसे गिरफ्तार किया गया। अब मुख्य आरोपी ने लगाई बेल यहाँ पर। उसका कहना यह था कि ऑब्जेक्ट क्या है बेल का? टू सिक्योर द अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज। जो भी एविडेंस कलेक्ट हुई है बेसिकली आरोप है, आरोप जो है प्रमाणित नहीं हुए। इन्होंने निर्भर किया एक महत्वपूर्ण फैसले पे, जिसका साइटेशन है EIR 1978 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 429, जिसमें क्या लिखा है? द पर्पस ऑफ बेल इज नॉट प्यूनिटिव, प्यूनिटिव मीन्स डेटरेंस। क्लियर है? इसके अलावा जजमेंट है 1978 वॉल्यूम 1 SCC पेज नंबर 118, 2012 वॉल्यूम 1 SCC पेज नंबर 40, जिसमें साफ साफ कहा गया है जो बेसिक रूल है वो बेल का है, जेल का नहीं है। तो ऐसे सिनेरियो में इन्होंने डिमांड करी बेल की और इनको बेल का लाभ मिला। पर यहाँ 2 महत्वपूर्ण पॉइंट और भी थे कि लंबे टाइम से आरोपी जो है जेल में, ट्रायल जो है प्रॉपर्ली इनिशिएट नहीं हो पाई, तो डिले इन द केस, डिले इन द ट्रायल इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्राउंड। पर एक बात ध्यान रखिएगा, डिले जो है आपके पार्ट पे नहीं होनी चाहिए, मीन्स आरोपी जो है इसके पार्ट पे नहीं होनी चाहिए। डिले होनी चाहिए कोर्ट या प्रोसिक्यूशन के पार्ट पे, इट मस्ट बी डेलिब्रेट, और सर्कमस्टेंसेस ऐसे नहीं होने चाहिए जो कि कंट्रोल से बियॉन्ड है। उदाहरण के लिए अभी कोरोना काल आ गया था, करीबन 2 साल 3 साल कोर्ट बंद रहे, तो वो स्थितियां कोर्ट के कंट्रोल से बाहर थी, तो उसका फायदा जो है यहाँ नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर के जब भी साइबर क्राइम का आपको आ रहा है नोटिस, क्लियर है, तो ये बात जरूर चेक कीजिएगा नोटिस किस में आ रहा है आपको। सिंपल नोटिस है, अपने को टेंस होना पड़ेगा। अगर नोटिस धारा 35 सब क्लॉज 3 बी एंड एसएस में है, तो वहां गिरफ्तार तो नहीं करेंगे, बट दे में कंपेल यू टू कन्फेस। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर नोटिस 94 बी एन एस एस में है, तो वहां भी पैनिक अपने को जो है क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए नोटिस को पढ़ो, उसका नेचर क्या है उसको आप देखो, उसके बाद जो है आगे बढ़ो। तो जब भी हम लगा रहे हैं बेल रिगार्डिंग द साइबर क्राइम, तो वहां पर चालान फाइल हुआ है या नहीं हुआ है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अक्यूज कब से है कस्टडी में, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एविडेंस जो कलेक्ट हुई है उसका फेट क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसलिए स्पष्टीकरण काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार आप लोग क्या करते हो, जब भी दर्ज होती है एफआईआर, पुलिस जो है कॉल करती है आपको, आप लोग अपना ज्ञापन सौंपते नहीं हो, आप सारी बातें करते हो मुंह जबानी। देखिए, पुलिस स्टेशन जो है दुकान नहीं है बनेगी, आपको अपना जवाब देना होगा। जब उनके पास में एफआईआर है, पूरे डॉक्यूमेंट्स है, तो आप अपनी बात मुंह से क्यों कह रहे हो, राइटिंग में दो। अगर वो बात कंसीडर नहीं हो रही है, जबरन जो है गिरफ्तार कर रहे हैं, दबाव बना रहे कन्फेशन का, वी आर हैविंग द लीगल पॉइंट। अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन रिलाई ऑन सेक्शन 38 ऑफ BNSS, वी कैन ऑल्सो रिलाई ऑन आर्टिकल 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है डिफेंस के, जिसको हमें जो है ध्यान रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कि आरबी का जो है क्रिमिनल एंटीसीडेंट है या नहीं है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस पर्सपेक्टिव में जो है क्लेम कर सकते हैं बेल को। कुल मिला के जो प्रावधान है इसका सदुपयोग करें, पर एक बात ध्यान रखिएगा कि हमें कोई गलत काम नहीं करना है। अगर हम गलत फंस गए हैं तो ये कानून के बिंदु हैं जिसकी सहायता से हम डिफेंड कर सकते हैं। देखिए, प्रोसिक्यूशन ये कहता है हमेशा से कि मैं जेन्युइन हूँ, मैंने सही केस बनाया। क्या लगता है आपको कि केसेस सही बनते हैं? मैं खुद दावे से कह सकता हूँ, अधिकांश केसेस जो हैं गलत बनते हैं, जहां आरोपी को डराया जाता है, कन्फेशन लेके अन्य आरोपी को जो है मुलजिम बनाया जाता है, जो कि गलत प्रैक्टिस है। क्लियर है? तो अगर आप पर दबाव बनाया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है, तो कन्फेशन ना दें, इनको जो करना है करें, और आप इस कंसर्न बात को रिपोर्ट करें कंसर्न कोर्ट को एज पर सेक्शन 23 ऑफ BSA। BSA मीन्स भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जितना जल्दी आप कोर्ट को इन्फॉर्म करेंगे राइटिंग में, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। जजमेंट का नाम जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। जजमेंट है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का, जिसका नाम है सैयद बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा, और जजमेंट है दिसंबर 2025 का। तो मैंने आपको ये बताया कि पुलिस जो है कैसे पहुंची आरोपी तक, और आरोपी ने क्या दावपेच लिए,
और किस प्रकार से उसने बेल का जो है लाभ प्राप्त किया। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।